तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एमपीओ, ठीक है। नोट्स निकाल लो आप लोग। जिनके पास नोट्स नहीं है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें, ठीक है। निकालो नोट्स, निकालो। राइट द डेट, राइट द नेम ऑफ द चैप्टर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब तक के हम लोग ने कितने चैप्टर किए? एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, उसके बाद डिसोल्यूशन किया, फाइनल अकाउंट्स किया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया। दिस इज अवर 6th चैप्टर एनपीओ, ठीक है। बेसिकली इसका जो वेटेज है दैट इज 10 to 12 मार्क्स और 10 to 15 मार्क्स के बीच में रेंज करता है। पहले 12 मार्क्स के लिए आता था आपको लास्ट ईयर के से, अभी देखेंगे जो भी चेंजेस होता है इसको, ठीक है। तो मोर और लेस 10 से 15 मार्क्स के बीच में इसका वेटेज रहेगा, ठीक है, विद ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सम भी आएगा और ऑब्जेक्टिव्स भी आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी तक हम लोग ने जितना भी अकाउंट्स प्रिपेयर किया है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डिसोल्यूशन हो और क्या नाम है फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, उसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज आवर मेन ऑब्जेक्टिव? अच्छा, अभी हम लोग ने रिसेंटली कंप्लीट किया पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, तो उसमें हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया? प्रॉफिट फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट किया? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया एंड उसके बाद हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम अकाउंट्स बनाएंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसका अकाउंट बनाएंगे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया के अंदर दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका सोल मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट कमाना है। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? क्या है? प्रॉफिट कमाना। एग्जाम्पल रिलायंस है, टाटा है, ये सब क्या है? ये प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे। किसके लिए बैठे? प्रॉफिट कमाने के लिए। अडानी है, अडानी फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देता है? नहीं। क्या चार्ज करता है आपसे? इलेक्ट्रिसिटी का आपसे चार्जेस लेता है। क्या लेता है? चार्जेस। वो उनके लिए क्या है? इनकम है और इनकम में से उनको प्रॉफिट, वो प्रॉफिट का मेन मकसद है। किसका मकसद है? मेन प्रॉफिट का मेन मकसद। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो सेवा करती है। क्या करती है? सेवा करती है। क्या करती है? सेवा करती है। मतलब उनके मेन जो डॉक्यूमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा है कि वी आर, हम बने ही इसलिए कि हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, हम सेवा करेंगे। क्या लिखा उसके अंदर? प्रॉफिट कमाएंगे, सेवा करेंगे। जो भी कंपनी बनती है उसका बेसिक डॉक्यूमेंट बनता है। क्या बनता है? बेसिक डॉक्यूमेंट। उसमें उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। जिस चैप्टर की हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं उस चैप्टर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि हमारा पैसा कमाना मकसद ही नहीं है। पैसा कमाना मकसद ही नहीं है। वी आर नॉट मेंट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, वी आर मेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी। ये मेन उनका ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नेम सम ऑफ देम। वेरी गुड। चार नेम बोल रहे भाई, नेम बोल, नाम बोल। बीइंग ह्यूमन एक ऑर्गेनाइजेशन है। बीइंग ह्यूमन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बहुत सारे आपके आसपास में ट्रस्ट दिखते हैं। ट्रस्ट देखा है क्या? चैरिटेबल ट्रस्ट, वो क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल्स जो होती है ना, स्कूल्स कम्स अंडर दी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट के इसमें भले आज स्कूल्स और कॉलेजेस और क्लासेस एक बिजनेस बन चुका है, लेकिन गवर्नमेंट के सामने अभी भी वो क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरी देखा है? जो लाइब्रेरीज होती है उसको भी नॉन प्रॉफिट माना जाता है। क्या माना जाता है? नॉन प्रॉफिट। क्लब्स देखा है? क्लब्स कौन से क्लब? गोकुलधाम क्लब्स देखा है? अरे गोकुलधाम अपना जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है उसमें एक क्लब होता है। कौन सा? क्लब हाउस होता है। ऐसे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब। ये सारे क्लब, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन जो मोटो है, मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना नहीं। क्या क्या एग्जाम्पल दिया मैंने? बीइंग ह्यूमन एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उनका ऐसा मानना है कि भाई हम जो भी पैसे कमाएंगे वो पब्लिक की सेवा के लिए। पहले तो पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो कमाएंगे उसको क्या करेंगे? हम खर्च करेंगे। और ट्रस्ट है और एनजीओ देखा है आपने? और स्कूल है और लाइब्रेरी है और कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है और क्लब्स है और अरे ये सब क्या है?
इनका जो अकाउंट्स बनेगा उसमें आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन एंड नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ऐसा आपको नहीं मिलेगा, कुछ तो अलग मिलेगा। वो अलग क्या मिलेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी मैं नोट्स को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है ना। देख जरा नोट्स के अंदर देख, पॉइंट्स टू बी डिस्कस, एनपीओ का मीनिंग है, मैं रीड आउट भी करते जाता हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स आर दोज कंसर्न्स विच डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, पहला जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया है। एनी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, क्लब और कंसर्न विच ऑपरेट्स इट्स एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर और अदर्स एंड डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। समझ में आ रही है बात? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एसोसिएशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? वेरी सिंपल। आपका मकसद प्रॉफिट कमाना है? नहीं है, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपका मकसद प्रॉफिट कमाना है? हाँ, आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ गई? पक्का? नेक्स्ट देख, दीज कंसर्न आर कॉन्सेंट्रेट देयर एफर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विस एट अ रीजनेबल रेट और इवन विदाउट एनी चार्जेस, या तो फ्री में या तो नॉमिनल चार्जेस लेंगे। कैसे चार्जेस? नॉमिनल मतलब एकदम कम, जो आदमी को फील ही नहीं होता है, जो आदमी को फील ही नहीं होता, सिंपल दे दिया, उसको लगेगा ही नहीं कि मैंने एक्चुअली कुछ पे किया है। समझ में आ गई? जैसे आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो, पब्लिक लाइब्रेरी में, कैसी लाइब्रेरी? जिसको गवर्नमेंट चलाती है या पब्लिक, वहाँ का जो लोकल एरिया है वहां पर चलती है अगर लोगों के लिए, तो बहुत छोटा सा अमाउंट वो लोग आपसे चार्ज करते हैं। आपको लगता है ठीक है यार, मुझे इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए मंथली बहुत कम होता है नॉर्मली। समझ में आया क्या? तो ये नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, कहीं कहीं पर फ्री भी होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, द नेचर ऑफ दिस कंसर्न इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, पेज टर्न करो, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन भी डाला हुआ है आपके रेफरेंस के लिए, आप उसको देख लो। मैं भी एक बार रीड आउट करता हूँ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दोनों ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस। ये सेवा के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? सेवा के लिए। ये लोग क्या लेबल लगाते हैं अपने ऊपर? हम प्रॉफिट नहीं कमाते, हम सिर्फ सर्विसेज देंगे, पब्लिक को सेवा करेंगे, पब्लिक की सेवा करेंगे। ऐसा लेबल कौन लगाता है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। कौन? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल बैलेंस बनाती है। डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, कौन नहीं बनाती है? बट देयर ट्रांजेक्शन आर समराइज इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आपको इतना समझना है कि इसमें ट्रायल बैलेंस बनता है, उसमें ट्रायल बैलेंस नहीं है। थर्ड पॉइंट, ascertaining the net result of activities, prepares profit and loss account which gives working result as profit or loss for a given period। मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपने फाइनल अकाउंट अभी अभी कंप्लीट किया है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पीएनएल बनाती है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पीएनएल अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया? पहले ट्रेडिंग बनाया, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर पीएनएल बनाया, उसमें से नेट प्रॉफिट निकाला, फिर पार्टनर को बांट दिया। ये कौन बनाता है? यहाँ पर देख, नॉन प्रॉफिट में डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, तो क्या बनाती है? आगे लिखा है, बट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये ट्रायल बैलेंस नहीं बनाती है और वो बनाती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती है। समझ में आ गई बात? पक्का? Which give result of activities as surplus or deficit। surplus मतलब प्रॉफिट और deficit मतलब नुकसान, कमी को deficit बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अभी हम लोग को चैप्टर का एक सम करेंगे तो समझ में आएगा, फिलहाल चलते हैं आगे। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, देख मैंने स्टार्टिंग में बताया था अकाउंटिंग स्टेटमेंट, क्या नाम है इसका, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के अंदर 3 चीज हमको बनानी है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। यहाँ पर देख क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। मतलब ट्रेडिंग की जगह रिसीट एंड पेमेंट दिखता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखता है, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही होती है, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही होती है। समझ में आ गई बात? पक्का? ओनर्स फंड, कैपिटल फंड। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स फंड इंक्लूड्स ओनर्स इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टनर, जो इंडिविजुअल, जो कंपनी अपना पैसा लगाती है उसको कैपिटल फंड बोलेंगे या ओनर्स फंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओनर्स फंड या फिर कैपिटल फंड। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देख,
कैपिटल फंड रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सरप्लस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सरप्लस एज शोन इनकम नेक्स्ट। ये 3-4 नए टर्म है, उसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें सब्सक्रिप्शन एक नवा अमाउंट, नया टर्म है आपके लिए। सरप्लस क्या है वो भी मैं बता दूंगा, उसके बाद डोनेशंस क्या है वो भी मैं बता दूंगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो पूरा डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। समझ में आ गई बात? पक्का? अच्छा मुझे बता, जब मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं करना है, जब मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं करना। तो मैं अकाउंट क्यों बनाऊं? वाई शुड आई प्रिपेयर अकाउंट? आई डोंट वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। टैक्स भरना पड़ेगा। अरे लेकिन मैं सेवा करता हूँ, मैं टैक्स क्यों भरूँ? इनकम और एक्सपेंडिचर इनकम और एक्सपेंडिचर मालूम पड़ेगा। अरे लेकिन मैं क्यों बनाऊं? मुझे प्रॉफिट एंड लॉस, मुझे तो मतलब लास्ट में बैलेंस शीट बनेगी तो हाँ खर्चा तो हो ही रहा है ना। हाँ, तो मेरे पास नॉर्मली एक बुक है, उसके अंदर मैं खर्चा लिख देता हूँ। नहीं लास्ट में बैलेंस शीट सबको शो ऑफ करेंगे तो किसको शो ऑफ करेंगे? पब्लिक को दिखाएंगे तो और पब्लिक भी अपने साथ जुड़ेगी ना। अच्छा, वेरी गुड पॉइंट कि हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, हम लोग जो हम चाहते हैं कि बड़े स्केल पर हो, लार्ज स्केल पर हो, और उसके लिए हमको पब्लिक का कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या चाहिए? Confidence। मैं खाली लेबल लगा लिया कि आई एम सर्विंग द सोसाइटी। क्या लेबल लगा? I am serving the society। मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं लोगों से चंदा मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? चंदे। डोनेशन। बहुत सारी एनजीओ जो है डोनेशन मांगती है, ऑनलाइन मांगती है, ऑनलाइन भी मांगती है, ऑफलाइन भी मांगती है। उनके फिक्स डोनर होते हैं। क्या होते हैं? डोनर होती है। स्कूल को मिलता है, यूनिवर्सिटी को मिलता है, जितनी भी एनजीओ है, एनपीओ है, उन सबको क्या मिलता है? डोनेशन मिलता है। और वो कौन देती है? पब्लिक देती है, आम जनता देती है। तो पब्लिक चाहती है कि आपने पूरे साल भर में क्या खर्चा किया वो हमको बताओ। समझ में आ गया? पहला रीजन ये है कि इट इज द पब्लिक मनी, इट इज दी पब्लिक मनी, जनता का पैसा है। आप अपने पास उसका हिसाब मतलब डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको। आप अपने पास नहीं रख सकते, उसको आप टोटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? मेन रीजन उसके पीछे यही है कि वो पब्लिक का पैसा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात मैं उसमें से देख लेता हूँ, चलो सबसे रीड करते जाएंगे। दो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर नॉट एंगेज इन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। वो लोग प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में एंगेज नहीं कर। they deal with public money, they deal with Public money। considerable amount is collected as subscriptions, donations, grants, entrance fees, etc. Not for profit concern is answerable to the society, is answerable to the Society। answerable to the Society। हाँ, जनता का पैसा है, जनता जवाब मांगती है। जनता का पैसा है, जनता जवाब मांगती है। for such money collected and spent by them, hence proper books of accounts required to be maintained, required to be maintained। समझ में आ गई बात? पक्का? नेक्स्ट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्या है? हम लोग ने कितने पॉइंट डिस्कस किए? पहला क्या डिस्कस किए? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने दोनों के बीच का डिफरेंस देखा कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और नॉन प्रॉफिट, उन दोनों में फर्क क्या है, उन दोनों में फर्क है। तीसरा, मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मुझे क्या जरूरत है? तो जरूरत बताई हमने कि भाई आप पब्लिक के पैसे से चला रहे हो, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो आप पब्लिक को आंसर है बोलो। समझ में आ गई? अब यहाँ से आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट शुरू होता है। क्या शुरू होता है? अकाउंटिंग वाला। फोर्थ है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये पहले देखा है क्या रिसीट एंड पेमेंट? हाँ, इको में देखा है। क्या देखा? और एक्सपेंडिचर। अच्छा, बजट वाला चैप्टर, पब्लिक फाइनेंस। क्या है? रिसीट और पेमेंट। रिसीट मतलब जो रिसीट मतलब क्या है? इनकम। इनकम, पावती ना। अरे वो रिसीट नहीं, यहाँ पर हम लोग तू वो रिसीट की बात कर रहा है जो फीस दे के लेता है वो रिसीट नहीं।
रिसीट मतलब यहाँ पर आना, पैसे का आने को क्या बोलते हैं? Receipt. इसको सिंपल हम लोग बोलेंगे रिसीव्ड, क्या बोलेंगे? Received. मनी रिसीव्ड, क्या बोलेंगे? Money received. समझ में आ गया? तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Receipt and payment account. पैसा आया कहाँ से, पैसा पेमेंट किधर किया, आया कहाँ से और पैसा पेमेंट किधर किया? नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर की बात नहीं करना। मैं तो बोल रहा हूँ कि पैसा आया किधर से और पैसा गया किधर। व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच यू हैव रिसीव्ड द मनी एंड व्हाट आर द प्लेसेस वेर यू हैव डन द एक्सपेंडिचर। आपने पेमेंट किसको किया, कितना किया, वो मुझे इस अकाउंट से मालूम पड़ेगा, वो मुझे इस अकाउंट से मालूम पड़ेगा। समझ में आ गई? रिसीट एंड पेमेंट इज सिमिलर टू कैश बैंक, इज सिमिलर टू कैश बैंक। आपने अगर कैश बैंक अकाउंट पढ़ा हुआ है, कैश बुक पढ़ी हुई अगर आपने, तो आप उसको जल्दी से यहाँ पे क्या करेंगे? पैसा आया कहाँ से, पैसा आएगा और यहाँ पे पैसा जाएगा। समझ में आ रहा है? सारी क्या बोले? पैसा आएगा और पैसा जाएगा। रिसीट मतलब पैसा आएगा। पेमेंट मतलब पैसा जाएगा। यहाँ से मेरे को क्या, यहाँ से मुझे क्या मालूम पड़ेगा? कितना पैसा कहाँ से? कितना, हाँ कितना पैसा यहाँ पे, कितना कितना पैसा पैसा जाएगा? किसको किसको? समझ में आ गई बात? पक्का? क्या समझा मुझे? जितना पैसा आया वो हमको रिसिप्ट में पता चलेगा और जितना पैसा अपन मतलब बाहर खर्चा कर रहे हो वो पेमेंट में पता चलेगा। ठीक है, देख अभी हम लोग उसका डिटेल्स देखते हैं। जो एक्सप्लेन किया वो अंदर लिखा हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एंड बैंक ट्रांजेक्शन। कैश और बैंक ट्रांजेक्शन। आपके बैंक में भी पैसा आएगा और लोग आपको हाथ में भी कैश में देंगे, तो दोनों की समरी है। दोनों की क्या है? समरी है। इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ डैश कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। समझ में आया? फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, वो पर्टिकुलर पीरियड क्या हो सकता है? मंथ भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और सेमी एनुअली भी हो सकता है। 6 मंथली बोलेंगे हम लोग उसको, और एनुअली भी हो सकता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक, इज सिमिलर टू कैश बुक। in its form having receipt to the left side, receipt to the Left side. debit side में आपके पैसे आएंगे। डेबिट साइड में credit what comes in, debit what Come in. credit what Goes out. it is similar to cash book, it is similar to Cash book. समझ में आई बात? आगे देख, having receipts to the left hand side and payments to the right hand side, credit transactions are not recorded। अरे भाई क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ आया नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्यों? ये तो कैश ट्रांजैक्शन की बुक है, ये कैश ट्रांजैक्शन की बुक। अरे whenever I do business, जब मैं धंधा करता हूँ तो मेरे पास कितने तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं? 2 तरह। एक कैश में होता है, एक क्रेडिट में होता है। कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? कैश वाले आएंगे। वेरी सिंपल। अरे कैश में धंधा करेगा, कैश बुक में एंट्री करेगा, और उधार में धंधा करेगा, क्रेडिट में एंट्री करेगा। समझ में आ गई बात? तो वही बोल रहा है कि कैश बुक में गलती से भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश बुक में गलती से भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट देख, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मोस्ट ऑफ एनपीओस ट्रांजेक्शन आर इन कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल। अच्छा वहां पर देख, उसको बीच में ना फुल स्टॉप डाल। मोस्ट ऑफ द एनपीओस ट्रांजेक्शन आर इन कैश, उसके बाद फुल स्टॉप है। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। इसका नेचर क्या है? रियल अकाउंट। नेचर क्या है? रियल अकाउंट। रियल का रूल क्या है? डेबिट वर्ड कम है, क्रेडिट वर्ड। पैसा आया तो इधर, पैसा गया तो सिंपल। Therefore, all receipts are shown to the debit side and payment to the credit side. Receipt डेबिट में दिखेगा, पेमेंट क्रेडिट में दिखेगा। टाइप्स ऑफ रिसीट्स देख ले। रिसीट के 2, रिसीट को भी उन्होंने डिवाइड किया है कि रिसीट समझ गया ना? पता क्या? पैसा आएगा तुम पैसा आएगा तो रिसीट बोलेंगे उसको। एक कैपिटल रिसीट है, एक रेवेन्यू रिसीट है। एक कैपिटल रिसीट, एक रेवेन्यू रिसीट। मतलब ये रिसीट के 2 बच्चे होते हैं। रिसीट के 2 बच्चे होते हैं। एक है कैपिटल रिसीट, क्या है? कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। दूसरा है रेवेन्यू रिसीट। किसी को पता है, कुछ आइडिया है क्या? रेवेन्यू और कैपिटल किसको बोलते हैं?
11th में पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा नहीं? कैपिटल मतलब नॉन रिकरिंग। वेरी गुड, हमने ऑलरेडी पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा हुआ है, हमने ऑलरेडी पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर था बजट वाला उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कैपिटल ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शंस विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। मतलब क्या है? बार बार नहीं ऐसे ट्रांजेक्शन जो आप ऐसा रिसीट जो बार बार चेंज नहीं बार बार नहीं मिलता है आपको बार बार नहीं। नॉन रिकरिंग मतलब वो आपको बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिल गया अभी भूल जाओ। और क्या रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जो रेगुलरली मिलता है, जो रेगुलरली मिलता है। एग्जाम्पल, मैं अपना स्कूल खोलना चाहता हूँ। क्या खोलना चाहता हूँ? स्कूल। मैंने असलम शेख को बोला कि सर आई वांट टू ओपन माय स्कूल, आई वांट टू ओपन माय स्कूल। मुझे डोनेशंस दो, मुझे डोनेशन। फिर और जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज है अपने लोकल लेवल पर उन सबको बोला सर आई वांट टू स्टार्ट माय स्कूल, मतलब मेरा स्कूल नहीं, एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, उसके लिए डोनेशंस का जरूरत है। बताइए डोनेशन मुझे मैं हर महीने जाके खड़े रहूंगा, वो लोग देंगे मुझे? दे विल गिव वन टाइम, दे विल गिव वन टाइम। एक बड़ा सा अमाउंट उठा के आपको दे देंगे, बना लो। कैपिटल रिसीट है क्या? कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट। फिर ऐसा मेरे को एक क्लब बनाना है, मेरे को क्या बनाना है? क्लब बनाना। मेरे को एक क्लब स्टार्ट करना है। उस क्लब के लिए मैंने अपने आसपास के सोसाइटी के जितने मेंबर्स थे उन सबको बोला कि आप लोग मेंबरशिप फीस भरो। क्या भरो? मेंबरशिप फीस या एडमिशन फीस भरो। क्या भरो? एडमिशन फीस। मेंबरशिप मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस। कौन सी मेंबरशिप? लाइफ मेंबरशिप। पूरी लाइफ के लिए आपको मेंबर बनना है, एक टाइम मुझे पेमेंट कर दो आप लाइफ मेंबरशिप। तो बताओ बार बार मुझे देंगे? नहीं देंगे। उसके बाद एडमिशन फीस, एडमिशन एक ही बार होता है ना? एडमिशन एक ही बार होता है। तो एडमिशन फीस एक ही बार आएगा, दैट इज योर कैपिटल रिसीट, दैट इज योर कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या है? जो रेगुलरली मिलता है, जो रेगुलरली मिलता है। जैसे मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं क्या चला रहा हूँ? स्कूल चला रहा हूँ। तो बता रेगुलर वाले रिसीट कौन से? फीस। दूसरा, अबे बच्चे लोग लेट आते हैं, फाइन। और बच्चों का कैलेंडर घूमता है, बच्चों की बुक्स घूमती है, उन सबका मैं रेगुलरली हर मुझे ये मिलते ही रहता है। ये पैसा कैसा है? मिलते रहता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर सिंगिंग क्लास चलती है। क्या चलती है? सिंगिंग क्लास चलती है। उसके बाद हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए अलग से टीचर है, कंप्यूटर क्लास चलती है, कंप्यूटर के लिए टीचर्स है, वो सब रेवेन्यू रिसीट है। क्या है? रेवेन्यू रिसीट। हर महीने पेरेंट्स से मुझे वो पैसे मिलेंगे, रिकरिंग इन नेचर है। क्या है? रिकरिंग इन नेचर। कैपिटल रिसीट क्या है? Unrecurring। कैपिटल रिसीट नॉन रिकरिंग। रेवेन्यू रिसीट Recurring in nature। वेरी सिंपल। कैपिटल रिसीट एक बार मिलता है, रेवेन्यू रिसीट बार बार मिलता है। कैपिटल रिसीट एक बार मिलता है, रेवेन्यू रिसीट बार बार मिलता है। समझ में आ गई? हाँ, हमारी फीस कम है, हम लोग 100 रुपए चार्ज करते हैं मंथली, लेकिन वो हर महीने आता है, लेकिन वो हर महीने आता है। यहाँ की जितनी स्कूल्स है वो 500 रुपए चार्ज करते हैं। हम लोग सेवा करने के लिए बैठे, हम लोग 100 रुपए चार्ज करते हैं। तो अगर फ्री में कराऊंगा तो म्यूनसिपालिटी वाला हाल हो जाएगा, फ्री में कराऊंगा तो म्यूनसिपालिटी वाला। पेरेंट्स इज्जत देंगे न बच्चे इज्जत देंगे। समझ में आया? तो नॉमिनल फीस में चार्ज करता हूँ। क्या चार्ज करता हूँ? Nominal fees। समझ में आ गई बात? फराज इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस। फराज इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस। इसने सोचा कि मालवनी के जितने मोटे सबको पतला करेंगे, जितने मोटे सबको पता है। इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया? और एक हेल्थ सेंटर खोला मालवनी के एकदम सेंटर में, हेल्थ सेंटर ओपन किया कि भाई इट इज एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ रोज जो है ना सारे एक्सरसाइजेस कराए जाएंगे और सारे हेल्थ से रिलेटेड टिप्स वगैरह दिए जाएंगे। तो ये एनपीओ हुआ। लेकिन फराज बोलता है कि छोटा छोटा अमाउंट आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, फैन चलेगा, मेरे यहाँ पर कलर्स वगैरह जो भी नॉर्मल मेरे जो खर्चे, स्टेशनरी लगता है, कुछ भी XYZ लगता है, तो छोटा मोटा पैसा तो मैं आपसे ही लूंगा ना। मैं टिप्स दे सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन यार मैं अपने जेब से थोड़ी निकाल के दूंगा। तो नॉमिनल अमाउंट चार्ज करेगा। कौन चार्ज करेगा? समझ में आया? उसका मकसद क्या है? सेवा करना। मकसद क्या है? सेवा करना। लेकिन नॉमिनल अमाउंट ले रहे हैं। तो फराज उसको उस फीस को रेवेन्यू रिसीट बोलेगा। क्या बोलेगा? रेवेन्यू रिसीट। अरे ये तो हर महीने आता है, इसको रेवेन्यू में डाल, इसको रेवेन्यू। समझ में? कैपिटल रिसीट जब आपको एडमिशन लेना है या जो भी बड़ा अमाउंट एक बार मिलता है, बार बार बड़ा अमाउंट भी मैं ऐसे बोलूंगा कि जो एक बार मिलता है बार बार नहीं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट। समझ में आ गया? वेरी सिंपल। उसका सिमिलर जैसा
पेमेंट भी है। पेमेंट में भी ऐसे कुछ बड़े काम हम लोग करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके बाद कुछ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक बार उसका पेमेंट कर देंगे। ज्यादा चलेगा। पेमेंट कर देंगे। एग्जाम्पल। अरे अभी रिसीट की बात नहीं करेगा, अभी रिसीट की बात नहीं करेगा, अभी मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ। सर ठीक है। बिल्डिंग बनाने के लिए जो पैसे वेरी गुड, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा लगेगा, और जो मशीनरी है मशीन। चल हम कुछ प्रोडक्शन करके करना चाहते हैं भाई लोगों की सेवा, एनपीओ, तो फिर उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो वन टाइम है, जो कैसा है One time है। एक बार कर दिया फुर्सत हो गई, समझ में आया। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, अगर मेरे पास स्टाफ है तो उनकी सैलरी, और अरे ऐसे मेंटेनेंस के बहुत सारे चार्ज है। अच्छा, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टीचर्स का, क्लीनिंग का, वाटर का, और इलेक्ट्रिसिटी का, और बुक्स का, और फंक्शंस का, फंक्शन होते हैं ना, और क्या पिकनिक का, पिकनिक का नहीं, पिकनिक का वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, हाँ रिपेयरिंग का। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, इतना क्लियर है। जो वन टाइम होगा उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बार बार होगा उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देख नीचे। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडिचर में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा बच्चा इसके अंदर इन दोनों के गुण है, इसके अंदर इन दोनों के गुण है। थोड़ा कैपिटल जैसा है, थोड़ा रेवेन्यू जैसा है, थोड़ा कैपिटल जैसा है, थोड़ा रेवेन्यू जैसा है। ऐसा खर्चा है। जैसे आप लोग ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में एडवर्टीजमेंट देखा था, क्या देखा था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पे किया, 4 साल के लिए पे किया, क्या पे किया 4 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट। आप उसको कैसे रिकॉर्ड करते थे, पीएनएल में 1 साल का डालते थे और 3 साल का बैलेंस शीट में, मतलब हाँ था वो क्या एक्सपेंडिचर था, पीएनएल में आना चाहिए था, लेकिन 1 साल का, 3 साल का आपने डेफर कर दिया था, 3 साल का मतलब उसको फ्यूचर में डाल दिया था। तो यहाँ पर भी कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो हमने पहले से भर के रखे होंगे ज्यादा, वो अभी अक्रू नहीं हुए, वो फ्यूचर में उसका मतलब उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में होगा, लेकिन हमने अभी से देकर रखा होगा। समझ में आए? तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग डेफर्ड मतलब फ्यूचर में होने वाले, डेफर फ्यूचर में डेफर करने वाला, समझा। एक बेस्ट एग्जांपल वो एडवर्टीजमेंट का था, जो हम अभी भर देते हैं 4 साल का, लेकिन हम लोग 12 महीने के अकाउंट बनाते हैं, तो 1 साल का लेते, 3 साल का हम लोग बैलेंस शीट में डाल देते। तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक्सपेंडिचर को डेफर कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर्स को डेफर्ड कर दिया। पोस्टपोन करना, डिले करना, फ्यूचर में टेक करना, उसको फ्यूचर में लेकर जाना। समझ में आ गई बात, पक्का। रिसीट एंड पेमेंट यहाँ पर खत्म हो गया। देख हम लोग रीड कर लेंगे उसमें। कैपिटल रिसीट्स, ऑल सच रिसीट्स विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो, वो रेगुलरली फ्लो नहीं होता है, of a concern are known as capital receipts. Revenue receipts, all such receipts which are recurring in nature, which are Recurring in nature. and represent a regular flow of income of a concern are known as revenue receipts. उसके बाद expenditure थे, capital expenditure. If the benefits of an expenditure are likely to be received for long period, for Long period. मशीन डाल दिया, बेनिफिट, बिल्डिंग खड़ा कर दिया, बेनिफिट, मैंने लाइब्रेरी खोला, हजारों बुक लाके रहा, बता बुक्स 1-2 साल की लाइफ होती है कि लॉन्ग होती है, Long period. समझ में आया क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, मैं क्लब चला रहा हूँ, स्विमिंग पूल बना दिया, और समझ में आ रहा है आपको एग्जाम्पल्स, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफ द बेनिफिट्स ऑफ एन एक्सपेंडिचर आर अनलाइकली टू बी कैरिड ओवर फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर, मतलब वो एक ही साल में खत्म हो जाएंगे, उसका बेनिफिट एक ही साल में खत्म हो जाएगा। टीचर्स का पेमेंट, स्टाफ का पेमेंट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब कैसा है, 1 साल का है। अभी 1 महीने का हुआ, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 1 महीना हुआ पेमेंट करना पड़ेगा। ये क्या है, रिकरिंग है। ये क्या है, deferred revenue. Deferred revenue expenditure is actually revenue expenditure. It is such expenditure which is incurred for receiving benefit for more than 1 year. For more than 1 year. जैसे एडवर्टीजमेंट का मैंने अभी एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट पेज टर्न कर।
यहाँ पर आपको रिसीट एंड पेमेंट दोनों का एक प्रोफोर्मा दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है। अब तक हम लोग ने एक इंट्रोडक्शन लिया एनपीओ का। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कि हमको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। क्या फोकस करना है? कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा? हमको क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा? हम लोग को क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? रिसीट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट को हम लोग बोलेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। Two things will be provided in the question: receipt and payment account. Number 2, additional information बोल या adjustment बोल? Additional information, एडजस्टमेंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्या दिया था? ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस तो ये लोग बनाते नहीं है। ट्रायल बैलेंस तो इन लोग क्या बनाते? रिसीट एंड पेमेंट बनाते। क्या बनाते? वैसे भाई हम लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख लो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट देख लो, उससे आप फाइनल अकाउंट्स बना लो, उससे आप फाइनल अकाउंट बना। तो 2 things will be given in the question. Number 1, पेमेंट अकाउंट। नंबर 2, अपना वही रूल है। अपना क्या रूल है? रिसीट एंड पेमेंट की जो भी चीज होगी उसका एक ही बार रिकॉर्ड होगा। उसका एक ही बार रिकॉर्ड होगा। उसका एक ही बार रिकॉर्ड होगा। और हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। सबसे अच्छी बात क्या पता है आपको? आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पहले पढ़ा है और ये जिसने पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ा है उसके लिए एनपीओ में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली जो एडजस्टमेंट है सारे उसके थे वो इसमें रहेंगे। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के थे वो एनपीओ के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सब मिल जाएगा। इसके लिए मैं उस पर ज्यादा मेहनत करा रहा था, एडजस्टमेंट भी मेहनत करा था, ट्रायल बैलेंस पे भी मेहनत करा था, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपस में लिंक किया। बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या दिया रहेगा? हमको आंसर में क्या देना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। दो चीज क्वेश्चन में दी होगी, दो चीज हमको बनानी पड़ेगी। दो चीज जो क्वेश्चन में दी होगी वो क्या होगी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलो या एडजस्टमेंट बोलो। दो चीज जो हमको आंसर में देनी है। साथ क्या देना आंसर में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बात समझ में आ गई? पक्का? अच्छा, ट्रेडिंग क्यों नहीं बनाएंगे? अबे धंधा करती नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन। क्या ट्रेडिंग? वी आर नॉट इनटू द ट्रेडिंग। हम ट्रेडिंग तो ट्रेडर लोग करते हैं और ट्रेडर लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ट्रेडर लोग प्रॉफिट कमाते हैं। इसके लिए ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। समझ में? हम तो ट्रेडिंग बनाते ही नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट द ट्रेडर, वी आर हम मतलब सर्विस देते हैं, लेकिन उसमें ग्रॉस प्रॉफिट तो वैसे नहीं निकलेगा। समझ में आ गई बात? इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा, दो अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। अभी आप ध्यान दो, P&L is similar to इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है। अच्छा, P&L अकाउंट का नेचर क्या था? नॉमिनल। क्या था? नॉमिनल। इसके डेबिट में क्या लिखते थे? ऑल एक्सपेंसेस। क्रेडिट में इसमें भी सेम करेंगे। अबे इसका नाम ही वही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका नाम ही वही है, इनकम और एक्सपेंडिचर। अच्छा, बच्चे मिस्टेक क्या करते पता है? ये है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फराज मुझे बता, एक्सपेंडिचर किधर लिखूं? एक्सपेंडिचर क्रेडिट में लिखूं और इनकम क्यों? क्योंकि इनकम इधर पहला, एक्सपेंडिचर पहला है, बाद में। इसके लिए नहीं, गलत है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स की। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर को क्रेडिट में डालते हैं और इनकम को डेबिट में डालते हैं। लेकिन मैं अभी तो आपको बता चुका हूँ कि इसका और इसका नेचर सेम है। तो इसके डेबिट में एक्सपेंडिचर आएगा, क्रेडिट में इनकम आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एक्चुअली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, आप भी करेंगे, मुझे ऐसा फील आता है, क्योंकि एक बार सारे बच्चे ऐसा मिस्टेक करते ही हैं। बहुत ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा। क्या ध्यान रखेंगे? डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में इनकम। भले उसका नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, भले उसका नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहले इनकम लिखा है, उसका मतलब पहले इनकम नहीं लिखा है। हमको रूल के हिसाब से चलना है। रूल क्या बोलता है?
अच्छा बैलेंस शीट का एक असेट साइड है और एक लाइबिलिटी साइड है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी है। तेरा लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट? अबे तेरा लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट? दोनों का left। दोनों का लेफ्ट। तू अगर ऐसे बैठा है तो तेरा लेफ्ट वो लाइबिलिटी है और राइट साइड असेट्स। बैलेंस शीट अकाउंट है क्या? बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट. बैलेंस शीट इज अ शीट है. उसका साइज होता है. उसका क्या होता है? साइड होता है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड. समझ में आ गई बात? पक्का. असेट किसको बोलते हैं? कोई भी चीज। प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस किसको बोलते हैं? Properties of the business। और लाइबिलिटी कर्जा। इंग्लिश में कोई बोल सकता है क्या? क्रेडिट। मैं एग्जांपल नहीं मांग रहा हूँ. मेरे को डेफिनेशन टाइप चाहिए थोड़ा सा इंग्लिश में. लाइब्रेरी कैसे उसको डिफाइन कैसे करेंगे? आपको कोई पूछेगा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी, तो उसको 2 लाइन में कैसे बोलेंगे? हाँ एक्सपेंस. देसी भाषा. एक्सपेंस. एक्सपेंस तो पीएनएल में गया पूरा खत्म. द टोटल अमाउंट पेबल. सुन रहे भाई? द टोटल अमाउंट पेबल बाय द बिजनेसमैन टू द आउटसाइडर. बाय द बिजनेसमैन टू द आउटसाइडर। द टोटल अमाउंट पेबल बाय द बिजनेसमैन टू द आउटसाइडर इज नोन एज लाइबिलिटी। असेट्स मतलब जो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ द Business। समझ में आ गया? पक्का. वापस एक बार बोलेंगे. क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? रिसीप्ट पेमेंट और एडजस्टमेंट। आपको आंसर में क्या देना है? बैलेंस शीट और इनकम और एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात? अभी मैं रिसीट एंड पेमेंट का. रिसीट एंड पेमेंट का। अच्छा एक बात और ध्यान दें. इतना आपको समझा ना? इसको जिसने समझा ना उसका चैप्टर थोड़ा अभी से स्ट्रांग हो जाएगा. ये क्या है? रिसीप्ट एंड पेमेंट। पेमेंट. मैं पूरा लिख देता हूँ. ये रिसीट है. पेमेंट। नीचे क्या दिया हुआ है? एडजस्टमेंट. ये आपका क्वेश्चन. Adjustment. एडजस्टमेंट बोल एडिशनल बोल मुझे फर्क नहीं पड़ता. आपको आंसर में क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर। यहाँ पे Income। आपका इनकम. बैलेंस इसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट. ये आपका असेट्स है. लाइबिलिटी। बहुत ध्यान से देखा. बहुत ध्यान से. ये दिया हुआ है. ये बनाना है. ये दिया हुआ है. ये बनाना है। चल नेक्स्ट देख भाई. रिसीट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर. रिसीट एंड पेमेंट Income and expenditure। रिसीट एंड पेमेंट का नेचर क्या है? नॉमिनल. इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये क्या है? ये समझा? आया तो रिसीट में, गया तो पेमेंट में। एक्सपेंस हुआ तो डेबिट में, इनकम हुआ तो क्रेडिट में। एक्सपेंस हुआ तो डेबिट में। इनकम हुआ तो क्रेडिट। समझ में आ गया? रिसीट हुआ है. क्या हुआ है? रिसीट हुआ है। तो रिसीट मतलब मुझे इनकम हुआ होगा. रिसीट मतलब इनकम हुआ है। तो यहाँ से रिसीट से मुझे मोस्टली इनकम मिलेगा. मोस्टली क्या मिलेगा? इनकम मिलेगा। और पेमेंट से मुझे एक्सपेंडिचर मिलेगा. अच्छा पेमेंट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? पेमेंट के क्या एग्जांपल? इलेक्ट्रिसिटी. तो वो मेरा एक्सपेंडिचर है. वो मेरा एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिसिटी इज माई पेमेंट. मैंने कैश में या बैंक से पेमेंट किया होगा. अभी वो मेरा एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा. दूसरा एग्जांपल सैलरीज. सैलरी मैंने बैंक से या तो कैश में दिया होगा, उसको एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करूंगा. और रेंट पेड. और अरे बहुत सारे एग्जांपल है. स्टेशनरीज और इंश्योरेंस और कन्वेंस और ट्रेवलिंग और बैंक चार्ज। बैंक चार्जेस और ऑडिट फीस और पोस्टेज एंड टेलीफोन। पोस्टेज. हाँ देखकर बोल भाई. समझ में आ गई क्या बात? अरे देख भाई ये दिया हुआ है. ये दिया हुआ है. रिसीट में से उठाने का इनकम में डालने का, पेमेंट से उठाने का एक्सपेंडिचर में डालने का। सिंपल काम है. क्या काम है? सिंपल काम है। इनकम में डालने का.
पेमेंट्स उठाने का एक्सपेंडिचर समझ रहे होगे? ये दिया है ना अपने को, रिसीट का आइटम्स उठाने का, इनकम में डालने का, पेमेंट का आइटम उठाने का, एक्सपेंडिचर। समझ में आया? समझ में आ गई कि नहीं बात? पक्का? उसके बाद एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट आपके फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। एडजस्टमेंट आपके फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। आपको वहां पर दो इफेक्ट देने, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, समझ में? अच्छा, इसके अंदर है ना कुछ न्यू टर्म्स है। क्या है? न्यू टर्म्स। वो न्यू टर्म्स का मैंने आपके नोट्स के अंदर डिटेल मतलब 4-4, 5-5 लाइन का एक्सप्लेनेशन भी दिया है और मैं साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता हूँ। समझ में आ रही है? देख, हम लोग देखते जाएंगे। रिसीट्स का पहला आइटम देख, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखा है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मतलब ये लास्ट ईयर का जो बैलेंस था उसको ब्रॉट डाउन किया है। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं। लास्ट ईयर का कैश इन हैंड, लास्ट ईयर का कैश एट बैंक, करंट ईयर का ओपनिंग में आ जाएगा। करंट ईयर का ओपनिंग में आ जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट तो दिया होगा। रिसीट एंड पेमेंट दिया होगा। तो मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? अबे रिसीट से इनकम मिलेगा और पेमेंट से एक्सपेंडिचर मिलेगा। रिसीट से इनकम मिलेगा, पेमेंट से एक्सपेंडिचर इसके मिलेगा। लिए मैं उसको रीड कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट देख, सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? आपने कभी सुना है सब्सक्रिप्शन? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसा? आप लोग कुछ देते हैं उसको? तो ये लोग ने रिसीट में क्यों लिखा है? नहीं नहीं, आप जो सब्सक्राइब समझ रहे हो वो गलत है। आप जो सब्सक्राइब समझ रहे हो वो गलत है। यूट्यूब वाला सब्सक्राइब यहाँ पर नहीं है। सुन सुन सुन, टीवी है तेरे घर पे? अच्छा, ऐसा कौन सा चैनल है जो नहीं आता है? डोरेमोन। एचडी चैनल नहीं आता है। घर पे जा और घर पे जाके वो चैनल ओपन कर। वो चैनल के अंदर तुझे तीसरी चौथी लाइन में लिखा होगा कि यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। क्या लिखा होगा? You have not subscribed to this channel. मतलब आपने 200 रुपए में उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आपने नॉर्मल वाले चैनल सब्सक्राइब किए, एचडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्रिप्शन भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? क्या भरना पड़ेगा? Subscription. If you want to subscribe the channel, you have to pay the subscription. You have to pay the Subscription. ऐसा ही होता है अगर आप गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में जाते हो और बोलते हो सर आई वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ योर क्लब, तो बोलेंगे ओके सर, मंथली सब्सक्रिप्शन विल बी 5,000 रुपीज। क्या बोलेंगे? Monthly subscription will be 5,000 rupees. आप लाइब्रेरी में जाते हो, बोलते सर आई वांट टू ज्वाइन लाइब्रेरी, तो बोलेंगे मंथली सब्सक्रिप्शन विल बी 1,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फीस। बट अ टाइप ऑफ फीस। देने वाले के लिए खर्चा है और लेने वाले के लिए इनकम। समझ में आ गई बात? पक्का? पक्का समझ में? इसको ऐसे समझ जैसे हम लोग सेल्स पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? सेल्स। बिजनेसमैन के लिए सेल्स क्या है? इनकम था। है। वैसे सब्सक्रिप्शन जो है वो इन सर्विस प्रोवाइड करने वालों के लिए सब्सक्रिप्शन। समझ में आया? पक्का? देख, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इधर दिया है, उसको भी मैं रीड करके खत्म करता हूँ। पेज नंबर 8 के ऊपर थर्ड वाला, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज द पीरियोडिकल पेमेंट। कौन सा पेमेंट? पीरियोडिकल। मतलब हर महीने तुझे चैनल वाले को 200 रुपए देने हैं, हर महीने तुझे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को अमाउंट देना है, हर महीने तुझे लाइब्रेरी में पैसे देने हैं। इट इज अ पीरियोडिकल पेमेंट। इट इज अ Periodical payment. किसके किसके घर पे वाईफाई है? वाईफाई वाला आता है घर पे, उसको आप क्या देते हो? वो तो पैसा बोलता है, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Subscription. अच्छा, वो ऑफर देता है क्या? वो ऑफर देता है 3 महीने का लेंगे तो इतना इतना, 6 महीने का लेंगे तो इतना इतना, साल भर का कराएंगे तो इतना इतना। ऐसा आपको ऑफर्स देता है। वो ऑफर देता है। उस केस में भी आपको पीरियोडिकली पेमेंट करना पड़ता है। 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने। समझ में आ रही है बात? देख देख भाई, रीड कर। सब्सक्रिप्शन इज द पीरियोडिकल पेमेंट मेड बाय द मेंबर। मेड बाय द मेंबर। क्या आप वीडियोकॉन के मेंबर हैं? हाँ, आपके घर में अगर टीवी है तो आप उनके चैनल्स, मतलब वीडियोकॉन जो आपका टीवी है और जो सर्विस प्रोवाइडर है, ए भाई क्या कर रहा है, टाटा स्काई है, जो भी आपका चैनल का जो सर्विस प्रोवाइडर है, आप उसको मंथली एक अमाउंट पे करते हो। मंथली एक अमाउंट पे करते।
अच्छा, अगर आपने अमाउंट नहीं पे किया तो कट जाएगा। मतलब इफ यू वांट टू बिकम द मेंबर, इफ यू वांट टू बिकम द मेंबर, आपको सब्सक्रिप्शन देना ही पड़ेगा। जिस महीने आपने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया उस महीने आपकी तार वो लोग निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात? यू विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखा आगे। सब्सक्रिप्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम टू अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सब्सक्रिप्शन में बी गिवन बाय मेंबर्स एज मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और फॉर एनी अग्रीड पीरियड, और फॉर एनी पीरियड। या तो वो मंथली दिया जा सकता है, या तो वो क्वार्टरली दिया जा सकता है, या तो वो सेमी एनुअली यानी 6 महीना, या तो एनुअली, या मतलब साल भर। समझ में आई? पक्का? आप लोग कॉलेज की फीस कैसे देते? मतलब 3 महीने का, एक साल। समझ में आ रही क्या बात? ऐसा है। नेक्स्ट देख आगे। ऑल मेंबर्स हैव टू पे सब्सक्रिप्शन रेगुलरली। सब्सक्रिप्शन बीइंग रेवेन्यू इनकम। कौन सा इनकम है? रेवेन्यू इनकम है ना। अभी मैंने रेवेन्यू रिसीट बताया था, बार बार आती है। अरे हर महीने आती है। बस यही है वो। सब्सक्रिप्शन बीइंग रेवेन्यू इनकम ऑफ द कंसर्न, इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अरे भाई रिसीट हुआ है सब्सक्रिप्शन, तो वो तो मेरा इनकम है, वो तो मेरा इनकम है, तो इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन में बी पेड लमसम फॉर लाइफ मेंबरशिप फीस, वो एक साथ भी भरी जा सकती है। नेक्स्ट, आइडियली इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कंसर्न शुड पे सब्सक्रिप्शन रेगुलरली। ऐसा माना जाता है कि सब्सक्रिप्शन रेगुलरली सारे मेंबर्स भरे। क्या ऐसा होता है प्रैक्टिकली? ऐसा होता है? नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साल भर का एक साथ दे देते, कुछ ऐसे होते हैं जो साल भर नहीं दे देते। तो कुछ ध्यान दें, कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन है, कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कुछ कुछ ने मुझे पूरे साल का दे दिया, कुछ ने मुझे अभी तक नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग और एडवांस। समझ में ये बात? वही बोलना देगा आगे। Ideally, it is expected that all the members of a concern should pay subscription regularly. However, in practice, it does not happen. Some members pay regularly, some pay it in advance, and some do not pay in time. कुछ वक्त पर देते, कुछ ज्यादा दे देते, कुछ तो देते ही नहीं है। Therefore, subscription received during the current period may include subscription received from different periods, like subscription received for previous year, subscription received for current year, and subscription received for next year. मतलब समझा आपको कुछ कि नहीं समझा? सपोज इस साल मेरे पास 5 लाख रुपए फीस आई। कितनी फीस आई? 5 लाख। मुझे क्लासेस की फीस कितनी आई? 5 लाख। लेकिन इस क्लासेस की 5 लाख की फीस के अंदर कुछ फीस ऐसी है जो पिछले साल की अभी दी है, पिछले साल की अभी दी है। कुछ ऐसे है जिन्होंने मुझे अगले आने वाले साल की अभी दे दी। मैं तो अकाउंट्स 12 महीने की बना रहा हूँ, मैं तो अकाउंट्स 12 महीने, तो मुझे पिछली वाली इनकम भी नहीं चाहिए, बाद वाली इनकम भी नहीं चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट होगा उसमें से पिछली वाली भी निकालेंगे, आगे वाली भी निकालेंगे। समझ में आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप सबसे ज्यादा बच्चे जो अटकते हैं वो सब्सक्रिप्शन में अटकते हैं। किसमें अटकते हैं? आपको भरोसा नहीं होता है, आगे आगे आप मेरी बातों को महसूस करेंगे। समझ में आ गया? मैंने क्या बोला आपको ध्यान है? मेरी क्लासेस की फीस कितनी आई? 5 उसमें से कुछ कौन सी फीस है? और कुछ एडवांस दे दिया। मुझे कितने महीने के अकाउंट बनाने? मैं कौन सी इनकम पकड़ूंगा? तो उन इनकम का क्या करूंगा? इसको भी निकालो, इसको भी निकालो। मुझे तो हिस्सा, मुझे तो हिस्सा चाहिए। आउटस्टैंडिंग है उसको भी निकालो। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं चाहिए, करंट ईयर का एडवांस नहीं चाहिए, करंट ईयर का मुझे चाहिए। The part of subscription which is received during the current year for the next financial year is subscription received in advance. समझा? इस साल आगे वाले साल के लिए आ गया तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में भी करस्पॉन्डिंग टू एनी प्रीवियस ईयर। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा तो इस साल में मिलेगा मुझे। समझा ना? अरे मेरी फीस से क्यों रिलेट किया? आपको समझ में आएगा वो ज्यादा अच्छे से। ठीक है, चल ठीक है। अभी हम लोग वापस आते हैं कैश बैंक के ऊपर। क्या सब्सक्रिप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वहां पर। देख, सब्सक्रिप्शन के 3 पार्ट दिखते हैं क्या?
कौन सा है? प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट ईयर। हमको कौन सा चाहिए? करंट। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट क्या है? एंट्रेंस फीस। जब कभी कोई एंट्री करेगा, जब कभी कोई एंट्री करेगा तो उसको फीस देनी पड़ेगी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि जब कभी भी कोई मेंबर बनेगा तो उसको इतना इतना अमाउंट एज एंट्रेंस फी देना पड़ेगा। ऐसा आपने कहीं सुना है? एसएल वर्ल्ड के पास लिए क्या किसी ने पूरे साल भर के? अरे आपके फैमिली में कोई आपने कभी नहीं लिया? पूरे साल का एक पास बन जाता है, मालूम है? एक साथ अमाउंट दे देते, फिर साल में तो जाते रहते उसको यूज करते हुए। पता है आपको? नहीं पता है ये? अरे एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम का पास रहता है, एक साथ अमाउंट भर देने का, फिर पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं हम लोग। टिकट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस पर डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है। तो ये मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ? वो मेंबर बन गया। वो क्या बन गया? मेंबर बन गया। कौन मेंबर बन गया? जो ले रहा हूँ। सपोज मैंने लिया तो मैं उसका मेंबर बन जाऊंगा। तो कुछ ना कुछ एंट्रेंस फी जैसा अगर वो लोग बोलते हैं तो मुझे पे करना पड़ेगा। मुझे पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ऐसा हर जगह पे कुछ ना कुछ एंट्रेंस फी अगर होगा तो वो रिसीट में आएगा, और रिसीट में आएगा तो वो इनकम है, रिसीट में आएगा तो इनकम है। एडमिशन फीस। नेक्स्ट क्या है? एडमिशन कॉलेज में भरना पड़ता है क्या? एडमिशन फीस भरना है कि भाई आप एडमिशन ले रहे हो, आपको कुछ ना कुछ फीस भरना पड़ेगा। वो भी आपके लिए क्या है? इनकम। क्या है? इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये क्या है? पूरे लाइफ की मेंबरशिप निकाल दिया। पूरे लाइफ के मेंबरशिप मतलब मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन का, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे लाइफ की मेंबरशिप दे दो। मतलब मैं यहाँ से हटूंगा नहीं तो एक साथ आपको एक पूरा टोटल लमसम अमाउंट भरना पड़ता है। देख उसका एक्सप्लेनेशन मैंने पीछे दिया है। एंट्रेंस फी देख। Entrance fees are the fees paid by the person who intend to become the member of the concern. It is a non-recurring income. It is a non-recurring income of a non-profit organization. Hence, generally entrance fees are capitalized. Capitalized क्या होता है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। कैपिटलाइज को अंडरलाइन कर, कैपिटलाइज क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। कैपिटलाइज्ड एज कैपिटल इनकम। समझ में आ गया? एंट्रेंस फी समझा ना? अरे एंट्रेंस फी समझा कि नहीं? एडमिशन फीस। नेक्स्ट क्या है उसके बाद? लाइफ मेंबरशिप फीस भी हो गया। लेगेसी समझता है? लेगेसी लेगेसी भी समझता है? क्या बात कर? नहीं आपको आता है, मुझे मालूम है। मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे हाँ हमको पता था। लेगेसी वो होता है जो हमको विरासत में मिलता है, जो हमको विरासत में मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? पता था ना तुझे? पता था। लेगेसीज वो है जो हमको विरासत में मिलता है, किसी के दिल से मिलता है। किसी के दिल से। इसका क्या एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ किंगडम। अबे हमारे चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए। पेंशन। अरे सुन सुन सुन, मेरा है ना एक अच्छा सा प्लॉट है। मेरा एक अच्छा सा प्लॉट है गांव के अंदर, अच्छा सा प्लॉट है। और मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं है। मेरे गांव में स्कूल नहीं है, लेकिन वो प्लॉट पे अभी खेती होती है। अभी क्या होती है? खेती। हाँ, मैंने ना वहाँ के ग्राम पंचायत को बोल दिया कि व्हेन आई विल डाई, तो ये ग्राम पंचायत इस लैंड को ले ले, इस लैंड को ले और इस पे स्कूल खड़ा करे या हॉस्पिटल खड़ा करे। तो वो जो स्कूल या हॉस्पिटल खड़े होंगे वो अपने रिसीडेंट पेमेंट में इसको लेगेसी समझे। बाय विल उनको मिला। कैसे मिला? बाय विल। मेरा विल था ना, मेरी चाहत थी कि व्हेनेवर आई विल डाई, वो जमीन बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल कुछ भी बनाओ। समझ में आ गया? तो रिसीडेंट पेमेंट में लेगेसी आ जाएगी। समझा क्या? देख जरा उसका एक्सप्लेनेशन वहां पर दिया है मैंने। हाँ सर। Legacy means a gift given by a person to the concerned as per the will of such person. As per the will of such. अरे will सुना है कि विल? मालामाल वीकली देखा है? हाँ। उसमें वो क्या नाम है, वो बंदा मरता है, जॉनी एंथनी, क्या नाम है उसका? एंथनी। उसके पास कितना बड़ा अमाउंट रहता है? 1 करोड़ रुपए का रहता है। पूरा गांव उसके पीछे पड़ता है। पूरा गाँव उसके पीछे पड़ता है। उसका विल नहीं होता है। उसका विल मतलब वो लिख कर नहीं जाता है कि ये पैसा किसको मिलेगा। वो लॉटरी लगता है 1 करोड़ का और वो उसके सदमे से ही मर जाता है। तो वो 1 करोड़
करोड़ रुपया पूरा गांव वाले झगड़ते, रिश्तेदार आ जाते, पूरा गांव वाले झगड़ते कि 1 करोड़ रुपए कैसे बटेगा। तो वहां पर उसने कोई विल नहीं किया था, वहां पर उसने कोई विल नहीं किया। समझ में आई क्या? देखिए यहाँ पर लेगेसी मीन्स अ गिफ्ट गिवन बाय पर्सन टू द कंसर्न एज पर द विल ऑफ सच पर्सन। सच गिफ्ट मे बी एन अमाउंट और एनी अदर आइटम। हमारे एग्जाम्पल में क्या था? एनी अदर आइटम। मैंने लैंड दिया, मैंने क्या दिया? लैंड, जमीन दे दी भाई मैंने। आफ्टर द डेथ ऑफ सच पर्सन ही इज सक्सेसर, उसके आने वाली पीढ़ी, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको मैंने लीगली लिख के दिया कि मेरे मरने के बाद इसके हाथ में प्रॉपर्टी जानी चाहिए, वो कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। गिव दिस गिफ्ट टू द कंसर्न। लीगल सीजन ऑन, अरे बार बार मिलता है क्या ऐसा? नहीं। ऐसा बंदा तो हीरा है, ऐसा बंदा तो हीरा है। कहाँ मिलेगा ऐसा बंदा जो बोलता है कि मेरी जमीन ले लो? क्या बोलता है? मेरे शेयर से, मेरा बैंक अकाउंट है, वो सब मैं दान करता हूँ। टाटा में, वो जो टाटा का हॉस्पिटल है उसको देता हूँ। अरे आपको मालूम है ऐश्वर्या राय ने भी ऐसा कुछ किया है? मरने के बाद ऐश्वर्या राय की आंख लेकर उसको किसी के लिए यूज किया जाएगा। आपको पता है ये चीज? अरे ऐश्वर्या राय की आंख बहुत अच्छी है, समझे? वो मर जाएगी, उसने विल करके रखी है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरी जो आंख रहेगी वो लेकर जो बंदा जिसको मतलब रिक्वायरमेंट रहेगा उसको लगा। तो ये पहले से विल करके जा रहे हैं। क्या करके जा रहे हैं? अरे तो ऐश्वर्या राय की आंख बार बार मिलेगी? इट इज नॉन रिकरिंग, इट इज नॉन रिकरिंग। देख वही बोल रहे हैं वहां पर, इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम एंड एडेड इन कैपिटल फंड। However, legacy may be for specific purpose. Legacy may be for specific purpose. अरे मैंने बोला था मेरी जमीन पे सिर्फ स्कूल बनेगी, मेरी जमीन पे सिर्फ स्कूल बनेगी, मेरे नाम का स्कूल होना चाहिए, मेरे नाम का स्कूल होना चाहिए। मैंने स्पेसिफिक पर्पस बता दिया, मैंने स्पेसिफिक पर्पस। मैं गांव के सरपंच को बोलता कि मेरे मरने के बाद की जो जमीन है उसका आप कुछ भी करो, मैंने पंचायत को दिया, तो ये जनरल पर्पस है। ये क्या है? जनरल पर्पस। लेकिन मैंने बोला कि मेरी जो जमीन है उस पे स्कूल ही खड़ा होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस है। क्या है? स्पेसिफिक पर्पस। क्या है? स्पेसिफिक पर्पस। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन सच अ केस डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन और टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द विल। जैसा विल में लिखा होगा वैसा हम अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करेंगे। समझ में आ गई क्या? पक्का? नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस भी मैंने पढ़ा दिया ना, वो देख लेना। लाइफ मेंबरशिप फी इज द फी पेड बाय अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंसर्न फॉर हिज होल लाइफ, फॉर हिज होल लाइफ। इंस्टेड ऑफ पेइंग पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन, एनुअल, क्वार्टर, मंथली, सम पर्सन प्रेफर टू पे लमसम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्या प्रेफर करते हैं? लमसम समझते हैं ना? एक साल आगे ले लिया। लमसम अमाउंट ऑफ Subscription to the concern once for all. लाइफ मेंबरशिप फीस है नॉन रिकरिंग। पता है ऐसी फीस बार बार आएगी? अरे एक बंदा एक साथ अपनी पूरी लाइफ की मेंबरशिप की फीस दे दिया, अब वो बार बार देगा आपको? नहीं देगा। इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम एंड एडेड इन कैपिटल फंड। However, instead of taking full amount of life membership fees to capital fund, some concern prefer to take some part of its capital fund and balance is treated as revenue income. बोलता है लाइफ मेंबरशिप फीस के दो हिस्से हो सकते हैं, दो हिस्से हो सकते हैं। आधे को आप इनकम में दिखाओ, आधे को आप कैपिटल में ऐड करो। आधे को इनकम में दिखाओ, आधे को कैपिटल में। आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, लाइफ मेंबरशिप फी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप उस कॉन्सेप्ट को समझो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अकाउंटिंग करा दे टाइम कराऊंगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रॉब्लम इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक। अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा प्रॉब्लम के अंदर, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन द होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस में बी एडेड इन कैपिटल फंड। मतलब अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कैपिटल में ऐड कर सकते। नेक्स्ट देख, गवर्नमेंट ग्रांट है। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना कि गवर्नमेंट हमको स्कीम देती है। गवर्नमेंट क्या देती है? स्कीम देती है या कुछ कंडीशन। अरे स्कीम समझते हैं ना? कंडीशन देगी या स्कीम देगी कि भाई आप ऐसा ऐसा करो, हम आपको इतना इतना पैसा देंगे। जैसे आप बैकवर्ड एरिया के अंदर अगर फैक्ट्री लगाते हो तो वहाँ का प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग सब हमारी तरफ से होगा, या उसका जितना पैसा लगता है आप हमसे लेकर जाओ, तो उसको क्या बोलेंगे?
गवर्नमेंट ग्रांट जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। जनरल मतलब गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपया दी और बोली कि भाई ये आप इस चीज के अंदर कहीं पर भी यूज कर लो, फैक्ट्री के अंदर कुछ भी लेने में यूज कर लो। लेकिन स्पेसिफिक गवर्नमेंट बोल रही कि ये पैसा मशीन के लिए मिल जाएगा, ये पैसा जमीन के लिए मिल जाएगा। स्पेसिफिक पर्पज है, क्या है? स्पेसिफिक पर्पस। समझ में आ रही बात? पक्का। नेक्स्ट है उसके बाद डोनेशन। नेक्स्ट क्या है? डोनेशन। समझते हैं? डोनेशन मतलब दान, चंदा। डोनेशन मतलब चंदा। चंदा आंटी नहीं, चंदा। हाँ नहीं वो नहीं। चंदा, हाँ उसको हम लोग हिंदी में चंदा बोल सकते हैं। डोनेशन जनरल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकता है। जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। डोनेशन के क्या एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं? जैसे हमारे स्कूल के अंदर कंप्यूटर्स लगाने, क्या लगाने? तो हमने यहाँ के जो भी अच्छे लोग मतलब पैसे वाले लोग थे उनको बोला कि भाई यहाँ की जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं इनको हम लोग कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, आप हमको डोनेट करो, या कंप्यूटर डोनेट करो या तो कंप्यूटर का अमाउंट डोनेट करो। हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, क्या नहीं है? प्लेग्राउंड नहीं है। तो आप एक काम करो, प्लेग्राउंड का एक अमाउंट दे दो या हमको कहीं पर प्लेग्राउंड दिला दो। ऐसा समझ में आ गया? तो यहाँ पर डोनेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? डोनेशन। डोनेशन भी जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। अच्छा, ग्रांट और डोनेशन में क्या फर्क है? वो गवर्नमेंट से भी देती है। डोनेशन आम जनता भी दे सकती है। डोनेशन आम जनता भी दे सकती है। समझ में आ रही है? पक्का। तो जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। जरा उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको रीड कर। डोनेशन मीन्स गिफ्ट्स गिवन बाय आइदर द मेंबर और एनी आउटसाइडर। या तो मेंबर देगा या तो आउटसाइडर देगा टू द कंसर्न। डोनेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डोनेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स। उससे पहले कौन सा इम्पोर्टेंट सोर्स पढ़ा हमने? सब्सक्रिप्शन। याद है क्या आपको? सब्सक्रिप्शन के बारे में भी ऐसे ही बोला था हमने। Out of donation received, such concern may create special funds or the amount of donation may be utilized as per the condition given by the donor for the utilization of the amount donated. जरूरी नहीं है कि डोनेशन का अमाउंट बहुत बड़ा हो। मैंने यहाँ पर डोनेशन दिया कि 15 अगस्त हमारे पैसों से होगा। 15 अगस्त हमारे पैसों से। बच्चे को जो चॉकलेट वेफर दिया जाएगा वो हमारे पैसों से। ये हमारा डोनेशन है, प्लीज इसको एक्सेप्ट करें। समझ में? तो वो छोटा अमाउंट भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। डोनेशन डोनेशन होता है। डोनेशन समझ में आ गई बात? पक्का। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डोनेशन दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू ग्रुप्स। जनरल डोनेशन। डोनेशंस आर समटाइम गिवन विदाउट एनी कंडीशन। विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के पैसा दे दिया, चेक फाड़ के दे दिया, लो सर जो करना है करो, इसका आपको हमने डोनेट किया। Regarding their utilization, hence such donations are called general donations. General donation are shown as income. इसको क्या शो करेंगे? इनकम शो करेंगे in income and expenditure accounts. However, its accounting treatment may differ according to the instruction given in the problem. अगर प्रॉब्लम में कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा तो उसको फॉलो करेंगे, और अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो इनकम मानेंगे। क्या मानेंगे? अरे समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है तो फॉलो करेंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो इनकम मानेंगे। स्पेसिफिक डोनेशन। नेक्स्ट क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन मतलब देने वाला है ना, देने वाला कंडीशन लगा के दे रहा है कि इस चीज के लिए पैसे दे रहा हूँ, इसमें ही यूज करना। हमारे पैसों से आपकी स्कूल के अंदर कुर्सियां लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए? कुर्सियां। हमारे पैसों से आपकी स्कूल के अंदर ठंडे पानी का कूलर लगना चाहिए। ठंडे पानी का कूलर लगना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात? हमारे पैसों से आपकी स्कूल के अंदर छोटा सा लाइब्रेरी बनना चाहिए। मतलब यहाँ देने वाला आपको बोल रहा है कि ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा। आपका इस साल का जो एनुअल प्रोग्राम होगा, क्या होगा? एनुअल प्रोग्राम होगा। क्या बोलते हैं अपन उसको? फेयरवेल नहीं है, फंक्शन। स्पोर्ट्स होगा, एनुअल स्पोर्ट्स होगा, उसके अंदर प्राइज हमारी तरफ से, उसके अंदर प्राइज हमारी तरफ से। समझ में आ रही है क्या बात? तो ये स्पेसिफिक है। ये क्या है? स्पेसिफिक। Specific donation. Donations are sometimes given for a specific purpose. The donor specifies the purpose for utilizing the amount donated by him. Example: donation for building, donation for prize, donation for sports tournament. Such donations are shown under the respective head of funds account on the liability side of the balance sheet. उसको liability में दिखाएंगे जब तक वो खर्चा नहीं हो जाता। जब तक वो खर्चा नहीं हो जाता। जैसे साल के शुरू में मुझे 1 लाख रुपए दिए प्राइस के लिए, 1 लाख रुपए दिए प्राइस के लिए, लेकिन आपने अभी 1 लाख रुपए दिए तो अभी स्पोर्ट्स कराओ क्या?
नहीं, स्पोर्ट्स तो अपने टाइम पे होगा, तो तब तक 1 लाख रुपए लाइबिलिटी में दिखेंगे, तब तक 1 लाख रुपए liability में दिखेंगे। जिस दिन उसका प्राइस का फंड में खर्चा कर दूंगा तो वो एक्सपेंडिचर में दिख जाएगा, वो Expenditure में दिख जाएगा। समझ में आ गई? तो जब तक वो यूज नहीं होगा तब तक लाइबिलिटी में, जब यूज हो जाएगा एक्सपेंडिचर में। क्लियर है इतना? बस इसी के साथ हम लोग आज इतना, ठीक है।